प्रिय विद्यार्थी, अपन ने कल पढ़े थे व्यंजन, अब पढ़ेंगे आयुर्वाह। तीसरे नंबर पे आता है आयुर्वाह। थोड़ा सा स्वर व्यंजन और आयुर्वाह, स्वर व्यंजन और आयुर्वाह। आयुर्वाह किन्हें कहते हैं कि स्वर व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त, स्वर व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में। अन्य वर्णों, स्वर व्यंजनों के अतिरिक्त, स्वर व्यंजनों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आयोगवाह कहते हैं। जिन्हें आयोगवाह कहते हैं, जिनके अंतर्गत, इनके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वामूल्यम, उपधामनीय आते हैं। कि स्वर व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आयोगवाह कहते हैं। इनके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपमानीय आते हैं। तो पहला है अनुस्वार। पहला क्या है? अनुस्वार। तो स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद में और न के स्थान पर, यदि स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद, वर्ण के बाद क्या हो? मैं हो। स्वर वर्ण के बाद मैं हो तो उसको क्या कर देते हैं? उसको अनुस्वार बना देते हैं। उसको ऊपर क्या लगा देते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, मैं और न के स्थान पर। स्वर वर्ण के बाद, कि स्वर वर्ण के बाद मैं और न हो तो उसको क्या कर देते हैं? अनुस्वार का, अनुसार में बदल देते हैं। जैसे अंश, 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 हंस आदि। और एक कंडीशन ये होती है क्या? इदम, इयम गच्छति। अब यहाँ तो स्वर है क्या नहीं है? यहाँ ये में छुपा हुआ है, ये पूरा है, चाहे छुपा हुआ है। तो स्वर वर्ण के बाद क्या मैं आ रहा है और क्या आ रहा है? पीछे इसके व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अनुस्वार। इयम गच्छति, इयम गच्छति। कोई दिक्कत? तुम्हारा देखो स्वर अनुस्वार की परिभाषा, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग मैं और न के स्थान पर किया जाता है, मैं और न के स्थान पर किया जाता है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के स्थान पर, स्वर वर्ण के स्थान पर। दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या है? अनुनासिक। दूसरा है अनुनासिक। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? पंचम वर्ण पढ़े थे, ये मैं दे ने मु पढ़े थे। पंचम वर्ण ये में डेनम, ये पांच वर्ण क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ये पांच वर्ण क्या है? अनुनासिक माने गए हैं। ये पांच व्यंजन वर्ण, पांच व्यंजन वर्ण अनुनासिक, नासिक, नासिका से बोलने वाले, ठीक है। व्यंजन वर्ण अनुनासिक, अनुनासिक माने गए हैं, माने गए हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार
अर्ध अनुस्वार भी कहते हैं। ऐसे ही देखो ये इसकी भी क्या है, मैं बिंदी लगती है, मैं की और ने की आवाज की, ठीक है। चंद बिंदी लगाते हैं नहीं लगाते? जिसे चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे लिखेंगे अपन पांच, पांच कहां, लिखते कि नहीं लिखते हैं कहां, यहां वहां इत्यादि, यहां वहां आदि। तीसरे नंबर पे आता है विसर्ग। विसर्ग का तो पता ही होगा कि दो बिंदियां होती हैं और विसर्ग में किसकी आवाज आती है कि 7 क्लास के बच्चों को और सबको पता होगा कि विसर्ग में किसकी आवाज आती है वर्ण की, आधे है की, ठीक है। तो देखो स्वर व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण लगने पर ही क्या होता है, पूर्ण वर्ण बनता है। व्यंजन है तो व्यंजन क्या है, के है, अब के में ए लग गया तो क्या हो गया, के बन गया पूरा। अब स्वर लगाए कि नहीं लगाए, इसमें स्वरों के बाद, स्वरों के बाद, स्वरों के आगे या बाद में के आगे आने वाले दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, को विसर्ग कहते हैं। स्वरों के आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह हो किया जाता है, आधे है की तरह किया जाता है। कि विसर्ग जहां पे तो पीछे लास्ट में आता तो उसको है के अनुसार राम है, ऐसे राम है, राम के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के बाद ही क्या होता है, दो बिंदु लगाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण आधे है के समान किया जाता है। तो राम है कि स्वर के आगे आने वाले दो बिंदुओं को भी क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। स्वर्ग के आने वाले, स्वर के आगे आने वाले दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह किया जाता है। जैसे राम है, गुरुजी आप गुरुजी आए आप। स्वर के आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह किया जाता है। जैसे राम है, ठीक है, भानु, जैसे भानु, हरि, भानु हरि है आदि, ठीक है। तीसरा, चौथा देखो क्या है, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, इसमें देखो बेटा परिभाषा क्या कह रही है इसकी, देखो
जिव्या मूल्य कह रही है कि इसका प्रयोग कै ख से पहले किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? कै ख से पहले किया जाता है। इसमें क्या होता है? अर्ध विसर्ग होता है। इसमें क्या होता है? आधा विसर्ग, अर्ध विसर्ग होता है। कै ख से पहले किया जाता है, इसमें क्या है? आधे विसर्ग के समान होता है, आधे विसर्ग के समान होता है। तो देखो लिखो इस परिभाषा, इसका प्रयोग कै ख से पहले किया जाता है। कै ख से पहले किया जाता है। कै ख से पहले किया जाता है, अर्थात देखो कैसे किया जाता है, कै और खे, ठीक है, कै और खे, अर्थात कै और खे, अर्थात कै और खे से पूर्व यानी पहले, पूर्व अर्ध विसर्ग, तो अर्ध विसर्ग के समान, विसर्ग के सदृश चिन्ह लगाते हैं, समान चिन्ह लगाते से पूर्व लगाते हैं। देखो बेटा ये नहीं, पूर्व लगाते हैं, ठीक है। अपन चंद्र बिंदी लगाते कि नहीं लगाते? तो जैसे कै खे, ठीक है। पांचवा है उप धामानीय, उप धामानीय, धैमानीय, ठीक है। देखो बेटा इसका प्रयोग पे और पैसे पूर्व किया जाता है। इसका प्रयोग देखो इनमें दो ही गिने चुने वर्ण हैं, कै और खे, तो जिव्यामूल्यम खे में, और इसमें उपधामनियम में पे और फे, ठीक है। इसका प्रयोग पे फे से पहले, पे और फे से पहले अर्ध विसर्ग के स्थान पर किया जाता है। अर्ध विसर्ग के स्थान पर किया जाता है, अर्ध विसर्ग के स्थान पर किया जाता है, अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, किया जाता है। जैसे पे है, ठीक है बेटा। अब कल अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान कहां से हुआ, किस वर्ण को कहां से बोला जाता है, ठीक है।